नमस्कार, मैं हूँ ओला S1 प्रो, ओला कंपनी की तरफ से बनाई जाने वाली एक स्कूटी। आज मैं आई हूँ अपना रिव्यू करवाने अपने मालिक हिमांशु यादव के साथ। लेकिन मुझे डर है कि ये ऑटो इन्फोटेक वाले मेरी कहीं ज्यादा बुराई न कर दें। लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि ये लोग अनबायस्ड रहते हैं और हमेशा सही रिव्यूज देते हैं। तो चलिए मेरा रिव्यू देखते हैं कि मेरे मालिक मेरे बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो भाई ऐसा शानदार वेलकम मेरा किसी ने आज तक नहीं किया है। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और जैसा कि ओला ने बताया कि ये हैं हिमांशु, इस ओला के ओनर। हिमांशु, स्वागत है आपका ऑटो इन्फोटेक में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो मैंने लाने की कोशिश की है, थोड़ा सा ह्यूमर डालने की कोशिश की है जिससे वीडियोस थोड़ी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो आज हम खड़े हैं ओला S1 प्रो के साथ। हिमांशु ने इस स्कूटी को 30,000 किलोमीटर से ज्यादा चला दिया है। सर एक्चुअली 39 प्लस। 39 प्लस चला दिया है। बहुत कम हुआ होगा यूट्यूब के इतिहास में जो इतना लॉन्ग टर्म रिव्यू आपको कोई दे पाए। तो आज इस स्कूटी के बारे में दिल खोल के बातें करेंगे। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो हिमांशु, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने ये गाड़ी कब ली, कितने की ली, कुछ डिस्काउंट्स मिले थे आपको, उन सब चीजों के बारे में अगर आप लोगों को बताएं। सर एक्चुअली जब मैंने बहुत पहले इसकी बुकिंग की थी उस टाइम पर ज़्यादा ईवीज थी भी नहीं। तो मार्च में मैंने 17 मार्च को इसकी पेमेंट की थी और ये मैंने फाइनेंस करवाई थी। तो मैंने जो पार्ट पेमेंट था वो इसका 17 मार्च को किया था और उसके बाद में इसकी जो भी मतलब ईएमआई वगैरह हुई थी वो हुई थी। और उसके बाद में ये आपको इसमें मिलती है आपको बैटरी पे जैसे सब्सिडी मिलती है जनरली सारी ईवीज जितनी भी है। तो टू व्हीलर में आपको इसमें मिली थी मेरे को 20,000 की सब्सिडी। तो ये अच्छी चीज़ है। अब तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है मेरे को जहाँ तक पता है, क्योंकि ईवीज में मैं जहाँ तक देख रहा हूँ जो कार्स हैं उस पे तो डिस्काउंट्स बंद हो गए हैं। बिल्कुल। ऑन रोड ये लगभग कितनी की पड़ी थी आपको? ऑन रोड सर ये मेरे को अब फाइनल जब मैं मतलब सारी ईएमआईज वगैरह क्लियर कर दूंगा तो मुझे ये जा करके 1,38 की पड़ेगी। 1,38 हाँ की। जी। और अभी शायद इसका ऑन रोड प्राइस जो है लगभग 1,54 के आसपास है, जो बिल्कुल। मैंने लेटेस्ट देखा है। हाँ 1,54 के आसपास है। उस समय कुछ ही ईवीज थी, ज़्यादा ईवीज नहीं थी हाँ। बिल्कुल 2021 में। बिल्कुल। एक शायद एथर थी। बिल्कुल। तो आपने फिर, और जो आईसी इंजन्स वाले स्कूटर्स हैं, एक्टिवा है अपना सबसे ज़्यादा बिकने वाला, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें कंसिडर क्यों नहीं किया? इस पे क्यों चले गए मतलब आप? एक्चुअली सर पहले से ही मेरे पास ऑलरेडी एक बाइक थी हम्म, स्प्लेंडर। तो उससे मैं अपना डेली ऑफिस का कम्यूट करता था क्योंकि अराउंड 45 के अराउंड पड़ता है मेरे को बिल्कुल। एक सिंगल स्ट्रेच में। तो उसमें ये था कि मेरा डेली का लगभग 150 रुपये का पेट्रोल लग जाता पेट्रोल था। लग जाता वो चीज़ थोड़ी सी माइंड में थी कि भाई ये चीज़ खत्म करनी है क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा इन्वेस्ट ही कर रहा हूँ तो थोड़ा सा 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे करके मैं किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर लूँ जो मेरे आगे काम आएगी। और मैं इन ईएमआई वगैरह फाइनल करने के बाद में अगर मेरे को ये 2 साल चल जाती है, मेरी 2 साल जिस हिसाब से मैंने चलाई है अभी तक, तो 2 साल के बाद में मुझे नहीं लगता है कि मेरे को इससे कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत है बिल्कुल। क्योंकि ये उतना मेरे को दे चुकी है। लॉन्ग टर्म में भी अगर आप इसे रखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा ही होगा, बिल्कुल सर। है ना? बिल्कुल। अगर आप इसे 5-6 साल चला देंगे तो मुझे लगता है कि 1 डेढ़ स्प्लेंडर के पैसे और बचा देगी आपके। बिल्कुल सर। हुँ, इसमें कंपनी का कहना है कि जब आपका कोई फैटल हो रहा है, जब आपको कोई वेयर एंड टियर लग रहा है कि आपके स्कूटर में कोई दिक्कत आई है, आप सर्विस सेंटर विजिट करो और उसे रेक्टिफाई करवाओ। तो मतलब अगर बंदे को लग रहा है तब वो जाए, ऐसा कोई सर्विस इंटरवल नहीं नहीं, है? सर्विस शेड्यूल कोई नहीं है कंपनी की तरफ से कि भाई आपको इतने टाइम पर आना है या चेकअप करवाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हिमांशु ये बात कह रहे हैं 2 साल से लगभग इस स्कूटी को ओन कर रहे हैं, तो ये बात सही ही होगी। इसमें मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मतलब उसे कैसे पता होगा कि भई मेरे मतलब जो रिम्स में आवाज़ आ रही है तो उसका जो वॉबलिंग है उसका इश्यू है, या कुछ भी एक्स वाई ज़ेड। मैं सिर्फ़ एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, आदमी को नहीं पता चल सकता। तो ये जो चीज़ें हैं ये मेरे को लगता है कि सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को इससे भई सहूलियत ही होगी। तो आपने जब ये स्कूटी ली तो आपने एथर भी चला के देखी ही होगी मेरे को लगता है, या नहीं देखी बिल्कुल? सर देखी थी एक्चुअली, चला के भी देखी थी मैंने। नो डाउट व्हीकल बहुत बढ़िया है वो, हुँ, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल है वो। लेकिन उसमें इशू जो मेरे लिए था वो था रेंज का इशू। रेंज। क्योंकि मेरा थोड़ा सा 90 प्लस किलोमीटर्स डेली हो जाता है और उसके बाद में भी अगर मैं मतलब थोड़ा बहुत मार्जिन लेके चलना ही पड़ता है। आप एकदम बिल्कुल हाँ, नेक बराबर-बराबर टू नहीं नेक चल नहीं जा बिल्कुल। सकते। तो इसके लिए मैंने फिर रिकमेंड मतलब यही करी थी कि भाई मैं ओला ले लूँगा, ये मेरे लिए बेटर है क्योंकि इसमें रेंज उस टाइम पे ये बोल रहे थे कि 170 इन्होंने आईडीसी बोली थी। हुँ, और आफ्टर दैट इनके 2-3 अपडेट्स आए तो आज की डेट में ये 181 अपनी क्लेम करते हैं कि आईडीसी इनकी 181 है। और ऐसा नहीं है कि 181 चल जाती है, 181 तो कोई नहीं चला पाता है, ये मैं श्योर शॉट कह सकता हूँ आपसे। अब 181 का केस ये है कि आईडीसी आपको 181 बताते हैं, ये आपको इन प्रैक्टिकल आप चलाओगे तो आपको हार्डली मैं कहता हूँ कि 140-150 ऐसे रेंज मिलेगी। लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि भाई अगर रीजन है या कोई भी चीज़ दे रखी है
तो कंपनी अगर कोई चीज आपको दे रही है तो उसका कोई ना कोई यूज पॉइंट होगा होता है। बिल्कुल। कई लोग मैंने देखे हैं कि सिर्फ वो ब्रेक के लीवर ही जानते हैं, उनको ब्रेक के लीवर ही दबाने से मतलब है, उन्हें थ्रॉटलिंग से मतलब ही नहीं है, मतलब रीजन से मतलब ही नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं हमारी तो इतनी आती है, हमारी तो 90 भी नहीं देती है, हमारी 100 भी नहीं देती है। बिल्कुल। नॉर्मल में कभी चेक किया है कि नॉर्मल में कितना रेंज आ जाता है? जैसे आईडीसी तो जो है इनका वो शायद इको पे ही होगा 180, बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल तो 181 इको पर है। तो इसको जो नॉर्मल पे चलाते हो तो कभी रेंज देखा है कि लगभग इतना चल जाता है? बिल्कुल सर, एक्चुअली इनका ये है कि ये लोग बोलते हैं लेकिन इसमें बहुत सारे मतलब ग्लिचेस बोल लो या फिर आप जो भी बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर के ग्लिचेस हो या स्कूटर के हो, जो भी है। नॉर्मल में भी मैंने कई बार ट्राई किया है, नॉर्मल में एक बार मुझे 167 मिली थी, लेकिन वही है कि मैं सिंगल राइडर था, लोड भी डिपेंड करता है, आपका रोड की कंडीशंस डिपेंड करती हैं, आपका ड्राइविंग स्टाइल डिपेंड करता है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बिल्कुल। और उसमें भी ये होता है कि आप मैंने मैक्सिमम रीजन यूज़ किया था, ब्रेकिंग हम्म। बहुत कम यूज़ की थी, तो वो चीज़ें आपको रेंज निकाल करके देती है। ओला का जो सेकंड जेन है हम्म। वो उसमें काफी अपडेट्स वगैरह हैं, इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी है है सर, ना? बिल्कुल। तो वो रिकमेंड करते हो लोगों को कि लेना चाहिए? सर मैं रिकमेंड तो करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ में मतलब एक कहते हैं ना कि हिदायत होती है, तो हम्म। वो भी है कि भाई अगर आप ले रहे हो ओला का, स्पेशली व्हीकल कह रहा हूँ मैं क्योंकि ओला का मैंने देख लिया है, आप अगर एज अ प्राइमरी व्हीकल ले रहे हो तो मत लो। प्राइमरी व्हीकल आप कंसिडर नहीं कर सकते। प्राइमरी अगर आप कंसिडर करोगे तो कहीं ना कहीं पे आपको धोखा मिलेगा। देखिए, दो चीजें होती हैं, या तो परसेप्शन है या एक्सपीरियंस है। देखिए, परसेप्शन जो होता है वो गलत भी हो सकता है, बट एक्सपीरियंसेस आर यूजुअली करेक्ट, ठीक है? इसीलिए हम ओनरशिप रिव्यूज करते हैं कि आपको एक्सपीरियंसेस पता चले कि रियल लाइफ में ओनर के साथ सच में क्या हुआ, सच में जितने हाइप बनाई गई है वो चीज़ वैसी है या नहीं। तो हिमांशु से ये पूछते हैं कि भाई, जैसे आप कह रहे हो कि धोखा हो सकता है या आपका प्राइमरी व्हीकल नहीं होना चाहिए, या फिर हम कहें कि इसके नेगेटिव्स जो हैं, अगर आप उसको लोगों को बताना चाहो कि भाई इस चीज़ों में ये जो स्कूटी है वो 1-1.5 लाख देने के लिए नहीं है। नहीं सर, एक्चुअली जो ओवरऑल अगर आप देखते हो कि एक इंडियन माइंडसेट होता है कस्टमर्स का, मैंने देखा जनरली कि भाई हमारा माइंडसेट ये होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हो तो आप सबसे पहले उसमें देखते हो वैल्यू फॉर मनी, उसके बाद में आप कंसिडर करते हो कि क्वालिटी और आपका जो भी सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल अगर आप उस चीज़ में देखोगे तो ये ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। लेकिन आज की डेट में इसमें जो दिक्कत आती है ना, जो दिक्कत सबसे बड़ी हो रही है इनकी, वो हो रही है सर्विस में। कि आपके पास अगर छोटा सा भी कोई इशू आ जाता है ना, आपको अगर एक कोई पार्ट भी चेंज करवाना है और बिल्कुल। वो उनके पास रखा हुआ भी है या ठीक है, वो आपको इंस्टेंटली नहीं होके मिलेगा। कितना टाइम लग जाता है मतलब? टाइम गैप, आप उनसे पूछते रहो, फीडबैक लेते रहो, कस्टमर केयर पे बात करो, आप जा करके सर्विस सेंटर में सर्विस वाले बंदे से बात करो। सब लोग यही बोलते हैं कि टाइम हम नहीं बता सकते, हम्म। वो आपको जब काम हो जाएगा तब बता देंगे। उनका सीधा सा रिस्पॉन्स ये रहता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मतलब इसीलिए आप कह रहे थे शायद कि ये इसको प्राइमरी व्हीकल मत समझो, क्योंकि एक बार ये खराब हो गया तो आप फिर पैदल जाओ या तो 11 नंबर की बस पकड़ो या फिर बिल्कुल है ना, बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह लो, है ना? बिल्कुल सर, क्योंकि एक्चुअली मेरे को अराउंड 1.6 मतलब 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, हम्म। तो उसमें मेरे को 2 से 3 बार इशू आए हैं। इशू ज़्यादा इतने बड़े नहीं थे, हम्म। लेकिन जो कहते हैं ना कि लैक ऑफ सर्विस, इशू। इशू इतने बड़े नहीं थे लेकिन उन्होंने इशू बड़े बना दिए। एक बार हुआ था कि इसकी बेल्ट है, तो वो बेल्ट ड्यूरिंग ड्राइविंग टूट गई थी। अब मेरा कुछ टाइम बढ़ गया था या जो भी कह सकते हैं हम, वो मेरे घर से 2 या 2.5 किलोमीटर, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था मैं। अब मुझे तो पता नहीं चला क्योंकि मैं अंदर झाँक के तो नहीं देख सकता इसमें, लेकिन मेरे को एक साउंड आया था कि हाँ भाई टक करके कुछ हुआ है। अब क्या हुआ है मुझे आइडिया नहीं था। मैं इसमें फिर मैंने मतलब रिबूट करके देखा, मैंने कहा क्योंकि कई बार ग्लिचेस आ जाते हैं इसमें, तो क्या होता है कि भाई रिबूट करने पर वो नॉर्मल हो जाता है। जो हार्ड रिबूट है हाँ वो जी, जो, हाँ। तो मैंने वो भी करके देखा। फिर उसके बाद में मैंने कस्टमर केयर पे भी कॉल किया, आरएसए में भी कॉल किया। लगभग 4-5 महीने पहले आरएसए एक बार और भी किया था मैंने। जब मैंने उस दिन आरएसए वालों को कॉल किया तो आरएसए वाले मेरे से कहते हैं कि आरएसए में आपका व्हीकल हम जहाँ पर लोकेशन पर आप हो वहाँ से लेकर के आपके घर पे छोड़ जाएंगे। घर पे क्यों छोड़ना है भाई? हाँ, मैं मेरा कंसर्न वही था कि आपका अगर आरएसए आप दे रहे हो तो आरएसए का मतलब तो ये है ना कि आप जो भी इशू आ रहा है वहाँ से आप व्हीकल पिक करोगे और आप बिल्कुल। सर्विस सेंटर छोड़ोगे। बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं नहीं, कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गई हैं और अकॉर्डिंग टू दैट हम आपका व्हीकल जो है यहाँ पर आपके होम लोकेशन पर छोड़ेंगे। मैंने कहा होम लोकेशन पर छोड़ोगे फिर उसके बाद में सर्विस सेंटर कैसे जाएगा? कहते हैं कि सर्विस सेंटर आप लेकर के जाओगे। मैंने कहा सर्विस सेंटर मैं कैसे लेकर के जाऊंगा जब व्हीकल ड्राइवेबल ही नहीं है? तो कहता है सर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको सर्विस सेंटर जाकर के बात करना पड़ेगा। मतलब सब लोग एक दूसरे पर डालते रहते हैं। फिर से वही कस्टमर रिजोल्यूशन वाली बात है, चीजों को ज्यादा खींचते नहीं है। सीधी सीधी बात ये बताता हूँ भैया, अगर मार्केट में रहना है ना तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। नोकिया चले गया मार्केट से, कोडैक चले गया मार्केट से, सोनी के फोन बिकने बंद हो गए भैया, क्योंकि रिजोल्यूशन अच्छे नहीं थे। आप प्रोडक्ट कितना भी अच्छा निकाल लो, रिजोल्यूशन नहीं होगा, आप झंड हो जाओगे। मेरे को ऐसी लैंग्वेज यूज करना पसंद नहीं। अगर ओला का कोई भी आदमी
इस चीज़ को सुन रहा है, जो बड़े लोग हैं वो देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरफ भी थोड़ा काम किया जाए। सेल्स नंबर बढ़ा लेना बहुत अच्छी बात है भैया, लेकिन से आफ्टर सेल्स को है ना बना के रखना, वो उससे भी बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, आपने बताया कि सर्विस वगैरह तो कोई है ही नहीं, तो मतलब बिल्कुल। अगर आपको लगता है तो ही सर्विस करवानी है, नहीं तो कुछ नहीं। सर्विस चार्जेस क्या हैं कुछ इसका एक्चुअली आइडिया? सर 1.5 साल में मुझे सर्विस पे इसका ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ा, क्योंकि एक्चुअली इनका क्या है कि इन्होंने प्लान लॉन्च किए हुए हैं, 2 प्लान है, केयर और केयर प्लस करके। जी। तो उसमें क्या है, केयर प्लस में आप जितना भी आपका लेबर होता है जो सर्विस पे आपका मतलब जो भी काम करते हैं बंदे, वो लेबर चार्जेस आपका कुछ पार्ट्स हैं इनके, कंज्यूमेबल आइटम्स हैं कुछ, जैसे बेल्ट हो गया आपका, कुछ ब्रेक ऑयल्स वगैरह हो गए, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हो जाती हैं इन अ ईयर 1 और 2 टाइम्स, ओके। ऐसा कुछ करके। मुझे लगता है कि हार्डली मेरे को अभी तक एक बारी इंश्योरेंस क्लेम किया था मैंने, 2 पार्ट्स चेंज करवाए थे इसके, तो उसमें मैंने 1000 या 1200 रुपये पे किए थे। उसके अलावा मेरा आज तक एक सिंगल पेनी ने मैंने खर्च नहीं किया सर्विस में। ओके, ये बहुत अच्छी बात है भैया। देखो कि गाड़ी ले लो, सर्विसेज पे कोई खर्चा ही नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मान के चलिए आपका 50 किलोमीटर का रोज का रन है, अगर मैं एक स्कूटी की बात करूं तो लगभग वो 125 से 150 रुपए का पेट्रोल पी जाएगी। ये आपको 50 किलोमीटर मुझे लगता है 50 पैसे से भी कम में चलती है, तो आप ऐसे ही सोच सकते हो कि 50 किलोमीटर के लिए हो सकता है आपके 5-6 रुपए लगे। तो इस चीज़ में, और फिर सर्विसेज जो हैं वो सस्ती हैं, इस चीज़ में ये आपके काफ़ी काम आ सकती है। अजय जी, आप तब से मेरी बुराई करे जा रहे हो। क्या मेरे अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है? मालिक आप ही बताओ, क्या मेरे अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है? भाई देखो, ओला जी हमारी गुस्सा हो गई हैं, वो चाहती हैं कि बुराई बुराई तो बहुत हो गई, कुछ अच्छाइयाँ भी बताई जाएँ इनकी। तो मैं हिमांशु से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई इस स्कूटी के बारे में आप कुछ अच्छाइयाँ भी बता दें। हिमांशु, क्या अच्छाइयाँ लगी हैं आपको पिछले 2 सालों में? बिल्कुल सर, एक तो आपका डिपेंडिंग ऑन रोड कंडीशंस वाइल ड्राइविंग, जब आप ड्राइव करते हो अगर आपको रोड बहुत स्मूथ मिलती है, हुँ, तो एक तो इसमें क्या है कि एथर में, जैसे आपका एथर में गियर लगाया हुआ है हुँ, पावर ट्रांसमिशन के लिए, कि उनको पावर ज़्यादा आउटपुट बढ़िया चाहिए, तो हुँ, उसके लिए उन्होंने गियर यूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से उसमें नॉइज़ आता है थोड़ा सा। हुँ, इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें डायरेक्ट बेल्ट आपका व्हील पे है और मोटर पे है डायरेक्ट। ओके, तो उसकी वजह से क्या है, ये साइलेंट है बिल्कुल। बाकी इनमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं सॉफ्टवेयर में, कुछ मूड्स वगैरह दिए हैं जो ओके, आपका आर्टिफिशियल साउंड वगैरह क्रिएट करके देते हैं। ओके, तो जनरली मुझे लगता नहीं है कि कोई भी यूज़ करता होगा, क्योंकि वो रियलिस्टिक इतने लगते नहीं है, लगते नहीं। वो और चीज़ है। उसके अलावा जैसे इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी है आप बता रहे हो, बिल्कुल सर, क्रूज ठीक है? कंट्रोल है, और एक्चुअली मैंने सुना भी था शायद कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आने वाला है इसमें। अच्छा, तो वो शायद मूवओएस 4 का जब फाइनल वर्जन आएगा इनका, शायद उसमें देंगे, तो हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स वगैरह कैसे, मतलब सही है हाँ टाइम जी, टू टाइम? हाँ सर, बिल्कुल। सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स एक्चुअली इनका मतलब ये अपना टाइम रखते हैं कि कुछ 4 महीने 6 महीने, जब भी इनका मतलब जैसे डेवलप करते रहते हैं। हुँ, जब इन्हें लगता है कि भाई हम सफिशिएंट डेवलपमेंट कर चुके हैं, तो उसके बाद में ये मार्केट में लॉन्च करते हैं, पहले लाते हैं बीटा में। ओके, तो मूवओएस 4 का शायद मेरे पास जो अभी आया, मूवओएस 4 थर्ड वर्जन आया है बीटा का। ओके, तो वो बीटा में मतलब अभी उसमें काफ़ी सारे फंक्शंस तो ऐसे हैं जो बीटा में ही चल रहे हैं अभी। ओके, तो अभी ये शायद दिवाली के बाद में या फिर न्यू ईयर पे ये अपना लॉन्च करेंगे फाइनल वर्जन। फाइनल वर्ज़न। तो उसमें आपके सारे के सारे जो भी फीचर्स आने होंगे वो डिस्क्लोज होंगे, अभी मतलब टोटल नहीं आए हैं। तो इसमें मैंने एक चीज़ सुनी है, पता नहीं मतलब कितना सच है, इसमें ऐसा भी है कि वो हाइपर मोड लगा के थोड़ी देर अगर चलाओ तो ये फिर से अपने आप नॉर्मल मोड में आ जाती है? एक्चुअली इन मूवर्स 3 मैंने काफ़ी बारी चलाया था ये, तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे आप इन समर सीज़न, हाँ, हाँ। तो अगर आप चलाते हो तो इसमें क्या है कि एक इन्होंने मतलब अपना सेट किया हुआ है, सेंसर्स वगैरह यूज़ किए हैं ज़्यादातर। हुँ, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप हाइपर में चला रहे हो और आपने 4 से 5 मिनट, हुँ, हार्डली कह रहा हूँ, 4 से 5 मिनट आपने 100 से ऊपर चला ली, हुँ, हुँ, तो मोटर हीट हो जाती है। मोटर और शायद बैटरी भी, बैटरी हुँ, का तो नहीं कह सकता, लेकिन मोटर पक्का हीट हो जाती है। उस करके ये क्या होता है कि भाई पावर कट कर देता है, और ये खुद से स्विच कर जाता है नॉर्मल में, क्योंकि इनकी मोटर इतनी मतलब कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट नहीं है उस पावर को बियर करने में। ओके। तो उसके लिए दिया हुआ है ये। लेकिन मूवओएस 4 के बाद में मैंने अभी कल भी ट्राई किया था, तो हुँ, मूवओएस 4 के बाद में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है उसमें। अच्छा, जैसे आप अब पहले 4 से 5 मिनट चलाते थे, हाँ, तो अगर आप आज 7, 8 या 10 मिनट तक चला लोगे तो हुँ, चल जाएगा वो। तो और स्पोर्ट मोड में भी होता है या नहीं, सिर्फ़ हाइपर स्पोर्ट्स मोड मोड में में ही? आज तक नहीं हुआ मेरे साथ, नहीं स्पोर्ट्स हुआ? मोड में नहीं हुआ। तो ये चीज़ चलो ठीक है। हुँ। मतलब भैया देखो ऐसा है, ये कोई नेगेटिव नहीं है। देखो जो लोग आईफ़ोन चला रहे हैं, सिनेमैटिक मोड वगैरह यूज़ करते हैं, तो उन्हें भी पता है कि 2, 3, 4 मिनट बाद अगर खड़ी धूप में चला दो तो आईफ़ोन कह देता है मैं तो नहीं चल रहा। तो जो भी आपको समझना है आप समझ सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये एक सेफ्टी फीचर है भई, आपकी बैटरी में आग लगे, वो ख़राब हो जाए या मोटर जल जाए, उससे अच्छा है कि वो चीज़ कट ऑफ हो जाए। अब बहुत सारे ऑटो एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, इस पे उनकी अलग-अलग राय हो सकती है।
बट मुझे जो लगता है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो चला रहा है, जो ड्राइवर है या जो राइडर है, उसकी सेफ्टी से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई और चीज़ इम्पोर्टेंट है। हैं? मानते हो? तो ये तो हो गई ओनर से, हिमांशु से, कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें। कैसा है उनका पिछले 2 साल से ओला का एक्सपीरियंस, एक बार मैं भी चला के देखता हूँ कि ये स्कूटी कैसी है। तो किसी भी बाइक या स्कूटी को चलाने के पहले प्रोटेक्टिव गियर, हेलमेट्स वगैरह ज़रूर पहन लेने चाहिए। हाँ, मैंने ये हाथ में ग्लव्स नहीं पहने क्योंकि मैं घर पे ढूंढ रहा था, आज मुझे मिले नहीं। चलाते हैं ओला को, देखते हैं कैसे है इसके फीचर्स, कैसी ये चलती है, कैसा मज़ा है इस स्कूटी को चलाने में। तो हम स्टार्ट करते हैं ओला S1 Pro को चलाना। अब एक एक करके सब सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले राइड एंड हैंडलिंग की बात करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो अगर आपकी हाइट कम भी है तो आप इसको बड़े आराम से चला सकते हैं। मेरी हाइट आपको पता ही है 5 फुट 6 इंच है मात्र। हिमांशु जो हैं वो भी लगभग मेरी हाइट के ही हैं, और मेरे पैर जब आराम से दोनों पहुंच रहे हैं तो आपके भी पहुंच जाएंगे। तो इसको हैंडल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वेट भी जो है इस स्कूटी का, हाँ, थोड़ा हाइयर साइड है, 125 किलो के आसपास है, बट क्योंकि इतना बड़ा बैटरी पैक लगा है तो आपको थोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही पड़ेगा। बात करें कि ये गाड़ी चलती कैसे है, ड्राइव कैसे होती है, तो मेरे हिसाब से ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम बेस्ट इन क्लास है। सबसे पहली चीज़ तो जो है मुझे जो फील हुई है वो है कि इसकी जो सीट्स हैं थोड़ी कुशन कम है उसमें, जिसकी वजह से ना आपको थोड़ा, अगर वेट ज़्यादा है आपका तो आपको थोड़ा महसूस होगा कि हाँ, लंबी राइड्स में कि यार थोड़ी बहुत दिक्कत तो है। दूसरी चीज़, सस्पेंशन वगैरह भी जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट इन सेगमेंट है, मतलब, लेकिन फिर भी कहूँगा हाँ कि हाँ, अगर आप मुझे इसे रेट करना हो 10 में से, तो मैं इसे 10 में से 6 ज़रूर रेट करूँगा। और अगर मैं बात करूँ ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग भी ठीक ठाक है। मतलब ब्रेकिंग को मैं 10 में से 7 नंबर दे सकता हूँ, और ब्रेक बाइट वगैरह भी ठीक ठाक है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी है, लेकिन ठीक ठाक है। रेंज की बात करूं तो रेंज की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। हिमांशु ने हमें बता ही दिया है कि इनको बड़े आराम से 140 से 50 की रेंज मिल जाती है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। अगर मैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करूं तो उस हिसाब से मेरे को रेंज में कहीं कोई शिकायत नहीं है, रेंज अच्छी खासी मिल जाती है। बात करें कुछ अच्छे फैंसी फीचर्स की जो आपको कन्वेंशनल आईसी इंजन के जो स्कूटर्स हैं उसमें देखने को नहीं मिलते हैं, तो उसमें से एक है कि इसमें आपको स्पीकर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जिसमें से आप पार्टी वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। अकेले जा रहे हैं तो आराम से आप गाने सुनते हुए जा सकते हैं, रास्ते में बोरियत नहीं होगी। मैप्स वगैरह के लिए ये इतना शानदार डिस्प्ले है ही आपको, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बार बार आपको फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ भी अच्छी है। इसमें जो आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है वो कार लाइक है, मतलब जैसे ही आपका टर्न कंप्लीट होगा अपने आप बंद हो जाएगा, ये चीज़ भी अच्छी है। उसके बाद इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखते रहिएगा। जैसे ही मैं इसको दबाऊँगा, यहाँ पे ये क्रूज़ कंट्रोल का सिंबल आ गया, और मैं अगर अब एक्सेलरेटर छोड़ भी दूँ तो आप देखिए ये 28 की स्पीड को मेंटेन करते हुए चले जाएगा। तो ये भी काफ़ी शानदार फीचर है। बात करूं अगर इसकी कुछ कमियों की, तो जो मुझे पर्सनली नहीं पसंद आई वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। मतलब बिल्ड क्वालिटी से मैं निहायत ही निराश हूं। मुझे बहुत ही ज़्यादा निराशा हुई है, क्योंकि अभी भी मैं देख पा रहा हूँ 39-40 हज़ार ये चली है, हम दोनों बैठे हुए हैं, मैं और हिमांशु, और खड़खड़ फटफट की आवाज़ जो है वो आ रही है। फिट एंड फिनिश जो है वो भी अप टू द मार्क नहीं है। पैनल में गैप्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, और जो स्विचेस वगैरह की क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतर हो सकती थी। तो इस चीज़ में ओला को बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। बैटरी के स्पेक्स वगैरह आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। मैं आपको इसको नॉर्मल मोड में एक बार एक्सेलरेट करके दिखाता हूँ और आप देखिएगा। स्कूटी पे 150 किलो से ज़्यादा का वेट है, फिर भी ये अपने आप को बड़े आराम से नॉर्मल मोड में पुल कर पा रही है, जो कि काबिल तारीफ़ है। अब मैं अगर इसको स्पोर्ट मोड में लगाऊं और आपको दिखाता हूं पुल करके, तो देखिएगा मैं लिटरली जो है सच में पीछे की तरफ जा रहा हूं, आई स्वेयर ऑन गॉड। और क्या ही रेस्पॉन्स है, क्या ही रैब है, देखिए। तो अगर आपको ट्रैफिक कंडीशन से निकालना है तो आपके बाएं हाथ का खेल होने वाला है ये। मैं इसको ऑलरेडी थॉरो टेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा इसको इसलिए नहीं भगा रहा क्योंकि भैया ऐसा है, आप लोगों को जो है आवाज़ नहीं आएगी फिर मेरी, तो उस चीज़ का भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि आप लोगों को आवाज़ भी मिलती रहे और मैं परफॉर्मेंस भी चेक करके आप लोगों को बता सकूँ। एक और जो चीज़ मेरे को सुनने में आई है और जो मैंने ब्लॉग्स वगैरह में पढ़ा है वो ये है कि इसका जो मीटर है वो थोड़ी स्पीड जो है ज़्यादा दिखाता है, एक्स्ट्रा दिखाता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। मतलब आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि अगर ये 116 अपनी टॉप स्पीड दिखाता है तो जो क्लेम किया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा वो 103 104 ही होता है, मतलब इसके ऊपर ये नहीं जाती है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बट फिर भी एक स्कूटी के लिए 100 की स्पीड अचीव कर पाना ही अपने आप में एक शानदार बात है। अब आईसी इंजन से ये अलग कैसे है, किन्हें लेनी चाहिए, बात कर लेते हैं उसकी। तो मेरे हिसाब से एक स्कूटी का ओनरशिप और ड्राइव रिव्यू इतना लंबा ही होना चाहिए। ऑलरेडी मुझे लग रहा है काफ़ी लंबा हो गया और आप लोग अब इसे स्किप करने वाले हो। तो आज की इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। कंक्लूजन मैं सिर्फ अपना इतना देना चाहूँगा, जैसा कि हिमांशु ने बोला, अगर आपका ये प्राइमरी व्हीकल है तो आप इसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको रोज़ 80-90 किलोमीटर 100 किलोमीटर डेली कम्यूटिंग करनी है और आप पैसे बचाना चाहते हो तो स्कूटी को ज़रूर ले लो। आपके बच्चे को अगर लगता है, शौक है बाइक वाइक चलाने का और उसे कॉलेज वगैरह जाना है, तो आप उसके लिए भी इसको ले सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके लिए ओला S1 प्रो बहुत अच्छी है। कुछ कमियां हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी है, थोड़ा राइड एंड हैंडलिंग बेहतर हो सकती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है कि ओला की जो नेक्स्ट जनरेशन स्कूटर्स हैं उसमें सुधार होगा। आफ्टर सेल सर्विसेज जो हैं, मुझे लगता है उसमें भी सुधार होगा। तो मैं आशा आशा करता हूँ कि ओला मेरी इस बात को सुनेगा। हालाँकि मैं इतना बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन क्या पता कौन-सी वीडियो किस तक पहुँच जाए। तो अगर वो लोग इसे सुन रहे हैं, तो इस पे ज़रूर काम कीजिएगा। तो यही था आज की इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर हो सके तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जाते-जाते फिर से वही एक बात कहूँगा कि जो देश के साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।